welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11 NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. And in this series, we have already covered first two chapters of this book, and currently we are on chapter number 3. Even in the chapter number 3, this is the last part of the series, and we have already completed the chapter. So if you're new to this series, or if you're watching this for the first time, I would request you to please go through the previous videos first and then come for this one. So in the last class, we were talking about the structure of Earth. We referred to core, mantle, crust, and then we talked about like a very brief description about the volcanoes. हमने बात करी थी किस तरह से जो मैंटल की लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर वाली, वो लिक्विड लेयर होती है जिसकी वजह से जो अर्थ पे जो वॉल्केनोज है वो इरप्ट होता है. तो जो एस्थेनोस्फेयर लेयर है, क्रस्ट, मैंटल, कोर. मैंटल में जो अपर मैंटल पोर्शन है उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, और उस लेयर में आपका लिक्विड होता है जिसकी वजह से जो वॉल्केनो इरप्शन होती है, उसमें जो मैग्मा आता है, जो लावा आता है, वो उस वाली लेयर आपकी एस्थेनोस्फेयर लेयर से निकलता है. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वॉल्केनोज इन डिटेल. सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि जो वॉल्केनोज हैं हम उनको बेसिस ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म ऑफ डेवलप्ड एट द सरफेस, यानी कि इरप्शन यानी कि किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद वो क्या शेप ले लेते हैं, उस बेसिस पे हम वॉल्केनोज को कैटेगराइज करते हैं. तो बेसिस ऑफ इरप्शन यानी कि वो किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, एकदम झटके से बहुत दूर एकदम फाउंटेन की तरह बाहर निकल रहे हैं, या बहुत धीरे धीरे करके क्रैक्स में बाहर निकल रहे हैं, या एक ब्लास्ट के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, या फिर ओशन के अंदर निकल रहे हैं. तो इन बेसिस पे इरप्शन और एक बार बाहर निकलने के बाद वो क्या फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि एक स्टीप माउंटेन की फॉर्म होगी, प्लेट्यू की फॉर्म होगी, छोटे छोटे रिजेस की फॉर्म होगी. इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज को डिवाइड किया है. तो सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ वॉल्केनो है वो है हमारा शील्ड वॉल्केनोज. शील्ड वॉल्केनोज आपकी अगर हम शेप की बात करें तो कुछ इस तरह की शील्ड होती है, डोम शेप की शील्ड होती है, और यहाँ से आपकी अंदर से अर्थक्वेक बाहर निकलता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे एक शील्ड के फॉर्म में डिपॉजिट होता है. इस तरह से आपकी ये बड़ा होता रहता है और इसको हम शील्ड कहते हैं. सो जो बैरिंग द बसाल्ट लावास, जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं, इनकी जो साइज में सबसे बड़े होते हैं. द हवाईयन वॉल्केनोज, जो हवाई के आइलैंड्स में जो वॉल्केनोज हैं वो जनरली आपके सारे के सारे शील्ड वॉल्केनोज हैं. दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट. किसके बने होते हैं? बसाल्ट के बने होते हैं, यानी कि इसमें से जो मटीरियल बाहर आ रहा है वो कौन सा मटीरियल है? बसाल्ट बाहर आता है. क्या बाहर आता है? बसाल्ट. तो ये बसाल्टिक मटीरियल बाहर आता है. वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, जब बाहर निकलते हैं तो काफ़ी फ्लूइड होता है. आप देखिए ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब काफ़ी फ्लूइड होते होंगे तभी निकल के लिक्विड यहाँ तक जा पा रहा है. वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड. फॉर दिस रीजन दीज वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप. मतलब क्या है? मैंने बोला ना स्टीप. स्टीप क्या होता है? कुछ चीज़ जो इस तरह की होती है या फिर इस तरह की होती है उसको हम स्टीप बोलते हैं. और आप देखिए ये स्टीप नहीं है, इस पर चढ़ना, इसमें ऊपर चढ़ना काफ़ी आसान होगा. तो दैट इज़ वाई ये वॉल्केनोज कैसे होते हैं? ये शील्ड वॉल्केनोज होते हैं. शील्ड वॉल्केनोज की शेप आपकी डोम शेप मान लो आप, और ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं. अब इनके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता. इसका मतलब क्या है? अगर ये आपका शील्ड वॉल्केनो है तो क्या होगा? यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा, अगर बहुत मोटा हो जाएगा तो वो यहीं जम जाएगा. पर नहीं, ये बहुत मोटा नहीं होता है, ये पतला होता है, इसलिए धीरे धीरे करके यहाँ जाता है, यहाँ कूल होता है, फिर यहाँ कूल होता है, फिर यहाँ कूल होता है. इस वजह से इस तरह की शेप फॉर्म करते हैं. दे बिकेम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गैप्स. वैसे ये एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ और ये सब नहीं होती है. बट अगर इनके अंदर पानी चला जाता है, वाटर चला जाता है, देन ये एक्सप्लोजिव हो जाते हैं. अदरवाइज लो एक्सप्लोजिविटी है. लो एक्सप्लोजिविटी का मतलब बहुत ज़्यादा फूटना और बम वगैरह, एक्सप्लोड नहीं करता है, फटता नहीं है. जो अपकमिंग लावा मूव्स इन दी फॉर्म ऑफ फाउंटेन. जो लावा आता है वो फाउंटेन के फॉर्म में, मतलब अगर यहाँ से आ रहा है तो इस तरह से फाउंटेन के फॉर्म में निकलता है और एक डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है. एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द इवेंट एंड डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन. और इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि ये उसके वजह से निकल रहा है, सिंडर कोन की शेप ले लेता है. इसी को सिंडर कोन कहते हैं. इस तरह की ये शेप अपनी बना लेता है. नेक्स्ट इज योर कंपोजिट वॉल्केनोज. अभी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ नहीं है, एट द एंड हम दोबारा से सबको रिवाइज करेंगे, फिर समझना.
नेक्स्ट होता है आपका कंपोजिट वॉल्केनोज। इस तरह के वॉल्केनोज इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा। कूलर एंड मोर विस्कस लावा यानी कि कोई चीज़ आप देखो जो बहुत गर्म होती है तो पतली होती है। आप जब चीनी को पानी में घोलते हो तो जब वो घुल रही होती है तो वो काफ़ी पतली होती है। द मोमेंट आप उसको ठंडा होने के लिए रख देते हो वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, लिक्विडिटी जो होती है वो कम हो जाता है, यानी कि विस्कस हो जाता है। किसी मटेरियल के विस्कस होने को मतलब इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, एक तरफ आप मिल्क रखो और एक तरफ आप हनी रखो। हनी क्या है, आप उसको अगर गिराओगे तो मिल्क जल्दी से फिसल के गिर जाएगा, बट हनी स्लो जाएगी, क्योंकि जो हनी होती है वो विस्कस इन नेचर होती है। तो कोई भी चीज़ हो लिक्विड पर थिक हो उसको हम विस्कस बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो मटीरियल निकलता है, एक तो ये शेप का होता है, तो इसके अंदर से जो मटीरियल, चलिए शेप निकालने सेट करिए। पहले हम मान लो जो मटीरियल निकल रहा है वो एक तो ठंडा है और गाढ़ा है। तो ठंडा और गाढ़ा होने की वजह से मान लो अगर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ठंडा और गाढ़ा होने की वजह से यहीं जम जाएगा, यहीं, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ जम जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ जम जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे करके ये इस तरह की शेप बना लेता है। So these volcanoes often result in explosive eruptions. Generally इसमें explosive eruptions हो जाते हैं। लावा के साथ साथ इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बाहर आता है। अभी हमने बात करी कि ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं, यानी कि फट जाते हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ से पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, अंदर की जैसे यहाँ से कुछ मिट्टी का पत्थर का टुकड़ा था कि जब लावा बाहर आया तो ये इसको अपने साथ लेके बाहर छोड़ते हैं, इसको हम पायरोक्लास्टिक मटीरियल बोलते हैं। एशेज बाहर आती हैं ग्राउंड। The material accumulates in the vicinity of the vent opening, leading to the formation of layers. वही बोल रहे हैं कि जो वेंट की ओपनिंग होती है यहाँ से ही मटेरियल धीरे धीरे करके इस तरह से इकट्ठा होने लग जाता है और इस तरह की शेप, वेंट ओपनिंग। वेंट क्या होता है, अर्थक्वेक का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से आपका बाहर निकलता है, अर्थक्वेक का माउथ, जहाँ से आपकी लावा बाहर आती है, उसको हम वेंट बोलते हैं। सो दिस मटीरियल और लेयर्स बन जाती हैं और इसकी वजह से एक कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट क्यों, कंपोजिट मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का एक साथ होना। तो कंपोजिट मतलब जितनी भी अंदर से लेयर निकल रही हैं वो धीरे धीरे करके लेयर्स में बन जाती हैं और एक लेयर्ड वॉल्केनो बनाती हैं, जिसको हम कंपोजिट वॉल्केनो भी बोलते हैं। कैल्डेरा, अभी कैल्डेरा क्या होता है ना, कैल्डेरा एक वॉल्केनो का पार्ट भी होता है। वॉल्केनो का पार्ट भी होता है का मतलब अगर दिस इज दी वॉल्केनो, तो वॉल्केनो का जब ये माउथ है हमारे, इसको हम वेंट बोलते हैं। जब ये वेंट बहुत बड़ा हो जाता है तो हम इसको कैल्डेरा भी बोलते हैं। जब यही वेंट आपका ये आई होप यू कैन सी, ये वाला जो वेंट है जब ये बहुत बड़ा इन साइज हो जाता है तो इसको हम कैल्डेरा भी बोल देते हैं। तो ये सबसे एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक्स होते हैं। जनरली इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि अपने ही स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। क्या हुआ कि ये इस तरह से वॉल्केनो था, जब ये बाहर आया ये इतनी स्पीड से आता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ देता है और इस तरह की कुछ वॉल्केनो की शेप बन जाती है, यानी कि कुछ इस तरह। ऊपर था वॉल्केनो पर इतनी जोर से आया कि ये ब्लास्ट हो गया। टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। तो ये खुद बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, अपने आप को ही डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये कोलैप्स्ड डिप्रेशन होते हैं। ये कोलैप्स्ड मतलब जो नीचे गिर गया वो वाली डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कैल्डेरा बोलते हैं। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी। अभी ये जो कैल्डेरा से निकल के आ रहा है, इससे हमें क्या एक चीज़ क्या पता चलती है, हमें ये पता चलती है कि ये जो कैल्डेरा का वो आ रहा है, तो इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ ना, ये आपका वॉल्केनो था, नीचे आपकी लहर थी, तो ये जो एक तो ये बहुत तेज आता है जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर ही टूट के गिर जाता है, तो आपके वॉल्केनो की शेप कुछ इस तरह से बन जाती है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, फर्स्ट चीज़ ये इंडिकेट करता है कि ये जो आने की इसकी स्पीड है ये एक तो बहुत तेज़ होती है, और दूसरी चीज़ कि इतना सारा मैग्मा, इतना सारा मटीरियल बाहर आ रहा है, तो जनरल सी बात क्या होगी, जहाँ से ये मटीरियल बाहर आता है वो बहुत ह्यूज होता है। क्या होता है, बहुत ह्यूज होता है और बहुत पास है ज़मीन के। आप मान लो कोई चीज़ है, वॉल्केनो यहाँ है, मैग्मा चैम्बर यहाँ है, मतलब लिक्विड यहाँ से बाहर आता है, धीरे धीरे ऊपर आने में टाइम लगेगा, रास्ते में आते आते ठंडा हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। बट अगर ये हमें पता चल रहा है कि बहुत फास्ट आ रहा है, कि इतना तेज़ आ रहा है कि एकदम एक्सप्लोजन हो रहा है, बर्स्टिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये इतना दूर नहीं, कहीं यहीं पे इसका मैग्मा चैम्बर है, और वो मैग्मा चैम्बर पास भी है, क्लोज भी है और ह्यूज भी है, यानी कि बड़ा।
कैल्डेरास की ये कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट होता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस में कुछ नहीं होता है। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस में क्या होता है ना, मान लो आप ये जमीन है, थोड़ा सा एरियल व्यू लेते हैं, यानी कि अगर आप आसमान से देखोगे तो एक ऐसा दिखेगा। तो ये आपकी ज़मीन है, तो ज़मीन के बीच में क्या होती है, ऐसे फॉल्टिंग होती है, ये जो जगह होती है ये कमज़ोर हो जाती है, और जो लावा होता है ना वो इसके अंदर से बाहर आने लगता है, इसके अंदर से बाहर आएगा, और धीरे धीरे करके बहुत धीरे धीरे करके, बहुत पतला लावा होता है, और धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके स्प्रेड होगा, फिर निकलेगा, फिर स्प्रेड होगा, फिर निकलेगा, फिर स्प्रेड होगा, फिर निकलेगा। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाता है, प्लैट्यू लाइक बन जाता है। आई वाज ट्राइंग टू मेक अ 3D फिगर, बट आई होप आपको समझ में आया हो कि ये वोल्केनोज अकर हाईली फ्लूइड यानी कि बहुत पतला लावा होता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस, आप देखो ना ये यहाँ से निकल के कहाँ कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है, आपके प्लैट्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये बसाल्ट लावा फ्लो करता है। देयर कैन बी सीरीज ऑफ फ्लो विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ अबाउट मोर देन 50 मीटर। तो कभी कभार ये जो थिकनेस है ये 50 मीटर तक ऊंची थिकनेस हो जाती है। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और काफ़ी दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक ये दूर दूर तक फैलते हैं। जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, आपको पता होगा कि ये वॉल्केनिक प्लेट्यू है। ब्लैक सॉइल क्यों है यहाँ से, क्योंकि बसाल्ट का बना हुआ है। इंडिया में ये प्रेजेंटली महाराष्ट्र का जो एरिया कवर करता है, ये हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, और इट इज़ बिलीव्ड दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन कवर्ड अ मच लार्जर एरिया देन दी प्रेजेंट। और आज माना जाता है कि जब ये बना था तो ये काफ़ी बड़े एरिया में था, धीरे धीरे करके डिग्रेडेशन के कारण छोटा हो गया। तो दिस वाज अबाउट द फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। नेक्स्ट यू विल बी टॉकिंग अबाउट योर मिड ओशनिक रिज। पहले मिड ओशनिक रिज समझते हैं क्या है, फिर वॉल्केनोज के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं। सो अटलांटिक ओशन पता है सबको। अटलांटिक ओशन इज ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, और ये आपका अफ्रीका। तो ये पता है सबको। इसके बीच में ये जो जितना भी एरिया दिख रहे हो, ये आपका अटलांटिक ओशन है। इसको क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन। अभी इसमें लग रहा है, ऑल्दो ये एस शेप्ड ओशन भी बोलते हैं। इस अटलांटिक ओशन के बीच में ना इस तरह से पानी के अंदर एक माउंटेन रेंज है। पानी के अंदर क्या है, एक माउंटेन की रेंज है। पानी के अंदर ही, ओशन के इनसाइड, ऊपर से नहीं दिखती है, ओशन के इनसाइड ही एक पानी की रेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। क्या बोलते हैं, ओशन के बीच में मिड ओशनिक रिज। काफ़ी लंबी है ये, एक्चुअली में सबसे लंबी है, बट क्योंकि पानी के अंदर है तो हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं। सो ये क्यों बनी है, ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बनी है। अब वॉल्केनिक इरप्शन कैसे, एक ये प्लेट है, कुछ ये प्लेट है, एक ये प्लेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो जितनी भी लेयर होती है अर्थ की, वो प्लेट से बनी होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं इसको, आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। तो ये जो प्लेट होती है, ये आपस में दूर जा रही है। क्या जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर। तो इसकी वजह से अंदर का जो हॉट मटीरियल, जो मैग्मा मटीरियल है, वो बाहर आ रहा है। पर बाहर क्या है, पानी है, ठंडा है, तो वो माउंटेन के फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज बोलते हैं। ये वॉल्केनोज ओशनिक एरिया के अंडर अकर करते हैं। देयर इज सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिज मोर देन 70,000 किलोमीटर लंबे ये स्ट्रेच में फैले हुए हैं ओशंस के अंदर। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिस्ट, सेंट्रल पोर्शन मतलब यहाँ पर काफ़ी बार हमें कंटिन्यूसली एक्सप्लोजन वगैरह देखने को मिले। प्लेट्स के बारे में और मिड ओशनिक रिज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया सारे वॉल्केनोज के बारे में। एक बार हम रिविजन कर लेते हैं क्विकली, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट। तो हमने 5 तरह के वॉल्केनोज पढ़े। अब मैं नाम नहीं लिखूंगी, आई वुड बी जस्ट टेकिंग द नेम्स, एंड हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहला था हमारा शील्ड वॉल्केनो, जिसकी शेप कुछ इस तरह की, ठीक है।
शील्ड वोल्केनो सिंडर कोन्स, यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह के सिंडर कोन्स फॉर्म कर देते हैं। ये यहाँ से जो भी लावा बेसाल्टिक मटेरियल बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता है मटेरियल, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, धीरे धीरे करके फॉर्म होता है ऑन द ईदर साइड। और बेसाल्टिक है, स्टीप नहीं होता। स्टीपनेस क्या होती है, एक पहाड़ है ये और एक पहाड़ है, कौन सा पहाड़ ज़्यादा स्टीप है, ये वाला पहाड़ आपका ज़्यादा स्टीप है कंपेयर टू दिस वन। तो ये हो गया फ्लैटर और ये हो गया स्टीपर। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो आपके शील्ड वोल्केनोज हैं ये ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं, यानी कि ये इस तरह के होते हैं, इन पे चढ़ना वरना आसान होता है, नॉट वेरी स्टीप। बेसाल्टिक मटेरियल होता है, एक्सप्लोजिव नहीं होते, फूटते नहीं है, बॉम्ब वगैरह कम ही जनरली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं, लो एक्सप्लोजिविटी है, फाउंटेन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। और वेंट पे, इसको हम वेंट बोलते हैं, वेंट पे एक क्या बना लेते हैं, सिंडर कोन जैसी शेप का कुछ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे कंपोजिट वोल्केनोज, जितने भी जनरली आप वोल्केनोज के बारे में आपने देखा होगा वो कुछ इसी तरह के वोल्केनोज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट वोल्केनोज। ये वोल्केनोज कैसे बनते हैं, अगर यहाँ से अर्थक्वेक बाहर आ रहा है तो ये वोल्केनोज बनते हैं इस तरह से धीरे धीरे करके इनमें लेयर ऊपर ऊपर जमती रहती है और ये आपके इस शेप में टर्न हो जाते हैं, जिसको हम कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं। ये इनमें से जो मटेरियल निकलता है वो जनरली कूल होता है, विस्कस होता है, विस्कस यानी कि थोड़ा थिक होता है, और क्योंकि ऑफन रिजल्ट है और एक्सप्लोजिव, बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, तो इनके साथ एशेज, गैसेज, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। जो वेंट ओपनिंग्स होती हैं इसमें इससे लेयर्स बनती हैं और लेयर्स के बनने की वजह से ही हम इसको कंपोजिट वोल्केनोज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो कुछ नहीं है, बस जो ये कंपोजिट वोल्केनो था उसकी अगर इस तरह की शेप हो जाती है, उसका जो ये वेंट होता है, वेंट का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम कैल्डेरा बोलते हैं। एक चीज़ पहले समझ लो, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे। इफ दिस इज योर वोल्केनो, आई होप द डायग्राम इज क्लियर। इफ दिस इज योर वोल्केनो, तो सबसे छोटा मुंह होगा, इसको तो हम बोलते हैं वेंट। थोड़ा इससे बड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर, आपने क्रेटर लेक्स के बारे में सुना होगा। और जो सबसे बड़ा होता है इसको हम बोलते हैं कैल्डेरा। तो इन्होंने एक्चुअली में ये जैसे जैसे माउथ बड़ा होता जाता है, ये वेंट क्रेटर कैल्डेरा बनता, क्रेटर CRATER क्रेटर बनता जाता है। और कभी कभी यहाँ पे ना पानी भी भर जाता है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर लेक या फिर कैल्डेरा लेक। तो अब इन्होंने इस कैल्डेरा को टाइप ऑफ वोल्केनो में क्यों डाला है, क्योंकि जो ये कैल्डेरा बनता कैसे है, ये तो पता चल गया कि कैल्डेरा क्या है, बट ये कैल्डेरा बनता कैसे है कि मटीरियल अगर मैग्मा चैम्बर यहाँ है, क्लोज है, एक तो पास है, क्लोज और ह्यूज यानी कि पास में है और काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी वजह से जो ये मटीरियल है बहुत जल्दी पहुँच जाता है, और जब ये पहुँचता है तो जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से जो ऊपर का पोर्शन है ये गिर जाता है, और इसको हम बोलते हैं कैल्डेरा वोल्केनोज। एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। बिल्डिंग, नया वोल्केनो बिल्ड नहीं करते हैं, बल्कि जो इनकी खुद की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है उसको भी ये तोड़ देते हैं। इंडिकेट्स की जो मैग्मा चैम्बर है वो सिर्फ लावा, उसका जो चैम्बर है वो ना कि सिर्फ पास पर बहुत बड़ा भी है। नेक्स्ट हमने बात करी थी फ्लड बसाल्टिक प्रोविंस की। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस कुछ नहीं होता है, जो आपके प्लेट्यू वाले रीजन होते हैं। जनरली अगर हम देखें ये जमीन है, यहाँ पे ऐसे फिशर या फिर डेंट आ जाता है, इसके अंदर से बहुत हाईली लिक्विड, कैसा हाईली लिक्विड मटेरियल बाहर आता है, जो कि किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर डिस्टेंस में स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और ये थिकनेस अराउंड 50 मीटर्स हाई तक पहुंच जाती है। इसको हम फ्लड बसाल्टिक लावा बोलते हैं। हाईली फ्लूइड होता है, बस आप ये बात याद रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा लिक्विड, बहुत पतला होता है, इसलिए दूर दूर तक फैलता है। आज की डेट में इंडिया के जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो इसके अंडर आते हैं। फिर हमने मिड ओशनिक रिज की बात करी कि किस तरह से जो ओशंस के अंदर पहाड़ बन रहे हैं उनको हम मिड ओशनिक रिज बोला है। वो पहाड़ फोल्डिंग के कारण नहीं, फॉल्टिंग दूर जा रही है। जो दो प्लेट्स होती हैं, तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो ऊपर आता है, बाहर आता है, और पानी के होने की वजह से ठंडा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स अ मिड ओशनिक रिज। सो
नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कि वॉल्केनो की वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो वॉल्केनोज होते हैं उससे जो रॉक्स बाहर आती हैं वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। इग्नियस 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो लेयर्स की वजह से फॉर्म होती है इग्नियस, यानी कि जो सबसे प्राइमरी रॉक होती है, जो सबसे फर्स्ट रॉक होती है, उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो अब ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये आपकी जो भी वॉल्केनो से बाहर रॉक्स निकलेंगी वो कौन सी होंगी, वो इग्नियस रॉक्स होंगी। इग्नियस रॉक्स भी 2 तरह की होती है। एक तो वो रॉक्स जो वॉल्केनो से बाहर निकलने के बाद, मान लीजिए आप यहाँ से ये वॉल्केनो दिख रहा है सबको, ये वॉल्केनो है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये जो रॉक, यहाँ से जो पत्थर मिलेगा वो कैसा होगा, वॉल्केनिक रॉक्स। उनको हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक रॉक्स। उसके अलावा भी ऐसी रॉक्स होती हैं, पत्थर होते हैं जो इनसाइड दी स्ट्रक्चर, क्रस्ट के, ये क्रस्ट की लाइन है ना, ये क्रस्ट की लाइन है, इसके अंदर ही जो पत्थर जम जाता है उसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है वॉल्केनिक रॉक्स और एक होती है प्लूटोनिक रॉक्स। तो वो रॉक्स जो अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर ही जम जाए उनको हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, और वो रॉक्स जो बाहर एक्सपोज होने के बाद ठंडी हो रही है, कूल डाउन हो रही है, उनको हम वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। दोनों ही कूल डाउन होंगी, एक कूल डाउन बाहर आकर हो रही है, एक कूल डाउन अंदर ही हो रही है। अंदर वाली को हम प्लूटोनिक बोलेंगे, बाहर वाली को हम वॉल्केनिक बोलेंगे। अभी तो ये जो वॉल्केनिक और जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं ये डिफरेंट इंट्रूसिव फॉर्म्स, जो अंदर, इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, कोई कहीं भी आपको इन और एक्स दिखता है तो एक्स का मतलब जनरली आउटसाइड, इन मतलब इनसाइड, इंट्रूसिव फॉर्म्स बनाती है, इंट्रूसिव रॉक्स। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आगे दिया हुआ है, पहले आप मेरे और मुझसे और मेरे डायग्राम से समझिए, उसके बाद मैं रीड आउट करूँगी बुक में जो जो लिखा है ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले ये बात कर रहे हैं बैथोलिथ्स की। सबसे पहले उन्होंने किसकी बात करी है, बैथोलिथ्स की। तो क्या होता है, ह्यूज मास, काफ़ी बड़ा, ये आप देख रहे हो, ये पूरा मान लो ये मैग्मा चैम्बर था, मैग्मा चैम्बर है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक बारी में ह्यूज, काफ़ी बड़ा मैग्मा चैम्बर जब जम जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैथो, क्या बोलते हैं, बैथो। ध्यान से समझिएगा, बड़े सारे लिथ हैं, लिथ क्यों बोल रहे हैं पहले आप ये समझिए। लिथ का मतलब होता है पत्थर, लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसमें लिथिक वर्ड क्यों है, रॉक, क्योंकि पत्थर हमेशा तब भी था, आज भी है। तो हम पत्थर की स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लिथिक लिथ हमने वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, तो इसीलिए हम इसको बैथोलिथ बोल रहे हैं। बैथोलिथ क्या है, वो मटीरियल जो कि मैग्मा चैम्बर में इनसाइड द अर्थ ही, इनसाइड द अर्थ ह्यूज मास में जम जाता है, उसको हम बैथोलिथ, सबसे बड़ा है, ये पूरा कूल डाउन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैथोलिथ। नेक्स्ट चीज उन्होंने बात करी है लैकोलिथ की। तो लैकोलिथ क्या होते हैं, उनके ये भी एक डोम लाइक होते हैं, डोम जैसे कि इस तरह के होंगे, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अर्थ के अंदर ही जम जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैकोलिथ्स। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ्स। इनमें और बैथोलिथ में फर्क क्या है, बैथोलिथ नीचे ही है, ये नीचे ही ठंडे हो रहे हैं। लैकोलिथ में यहाँ पे पहले आ रही थी धीरे धीरे करके मैग्मा, फिर धीरे करके बंद हो गया, यहाँ पे काफी स्पेस मिल गया, ब्रिक रॉक्स मिल गई, स्प्रेड हो गया और यहीं पर जम गया। तो इनके नीचे एक पाइप लाइन, इस तरीके का एक लैकोलिथ के नीचे लैकोलिथ के नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉन्ड्यूट पाइप बोलते हैं। कॉन्ड्यूट मतलब कुछ भी कंडक्ट करने के लिए बोला गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ से मटीरियल ऊपर लेकर आता है। इज दिस क्लियर अबाउट लैकोलिथ। उसके बाद इन्होंने बात करी है आपकी लैकोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्ट। तो लैकोलिथ पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। लैकोलिथ क्या होती है, ये भी रॉक्स ही सॉलिडिफाई होंगी कॉनकेव शेप, इस शेप में कॉनकेव टू दी सरफेस, यानी कि सरफेस से कॉनकेव होंगी। कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है ये और कॉनकेव होता है ये, तो ये कॉनकेव टू दी सरफेस होगी, ये आपका सरफेस है, कॉनकेव होती है, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होती है, इसलिए हम इसको लैकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। अभी फिर
फैकोलिथ, थोड़ा सा इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा लिखी है, वो भी समझाऊंगी मैं आपको। फैकोलिथ क्या होती है? फैकोलिथ समझने के लिए ना आप ठीक है, मान लो आप इस तरह से अर्थ के अंदर भी लेयर्स होती है, ध्यान से समझिएगा, अर्थ के अंदर भी इस तरह की लेयर्स होती है। हमने बात करी थी ना, क्रेस्ट एंड ट्रोज बनाती है अर्थ के अंदर की जो लेयर होती है। कभी कभार क्या होता है, जो मटेरियल होता है ना, वो आपका यहाँ और यहाँ जम जाता है। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, क्या बोल रहे हैं? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन मतलब ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर वाले को हम सिंक्लाइन बोलते हैं और ये नीचे वाले को हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। इसमें जब मटेरियल कूल डाउन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में मटेरियल के कूल डाउन होने को क्या बोला जा रहा है? फैकोलिथ। कभी कभार ये मटेरियल ऊपर जाते जाते साइडवर्ड्स हो जाता है, साइड में फैल जाता है, हॉरिजॉन्टली। कैसे? हॉरिजॉन्टली लेट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्स। क्या बोलते हैं? सिल्स। हॉरिजॉन्टली लेट गया तो उसको हम बोल रहे हैं सिल्स। सो गया, सिल हो गया। फिर कभी कभी सेम मटेरियल आपका परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टली सिल, परपेंडिकुलरली ऐसे जब रहेगा और ऊपर उठ जाएगा, इसको हम बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। आगे आएगा। फिर आप देखिए, ये तो हो गया इनसाइड, सिल, डाइक, लैकोलिथ, बैकोलिथ, लैकोलिथ एंड ये आपका फैकोलिथ। इसके अलावा एक चीज में नहीं लिखी है, बट ठीक है आप जानना चाहो तो, कभी कभार क्या होता है, ये मटेरियल कहीं पे ऐसा ग्रुप बनाती है या कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं स्टॉक। पहाड़ की शेप में या ऐसे ग्रुप ऐसे बन के यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो गया, तो हमने इसको क्या बोल देंगे? स्टॉक। समझने की फिर से कोशिश करते हैं, ये जो नीचे वाला लेयर पढ़ के साथ साथ पढ़ते हैं एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ। एक लार्ज बॉडी मैग्मेटिक मटेरियल की काफ़ी डीपर, पूरा सरफेस यहाँ है और काफ़ी डीपर डेप्थ में ठंडी हो जाती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। दे अपीयर ऑन दी सरफेस। ये ऊपर कब आएंगे? जब डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस होते हैं। डेन्यूडेशन का मतलब होता है इरोजनल प्रोसेसेस। अगला आपका चैप्टर है आगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उसमें हम डेन्यूडेशन, इरोजन, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बट क्योंकि अभी टर्म आया है तो डेन्यूडेशन का मतलब होता है इरोजन। क्या मतलब होता है? इरोजन। तो ये जो डेन्यूडेशन प्रोसेसेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका डेन्यूडेशन प्रोसेसेस की वजह से क्या होगा, ये लेयर ऊपर धीरे धीरे करके पूरी खत्म होती रहेगी और फिर ये ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। ये काफ़ी लार्ज एरिया में होते हैं और काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स की डेप्थ में नीचे होते हैं। ये ग्रेनाइट की बॉडीज होती है। मटेरियल जो होता है वो कौन सा होता है? ग्रेनाइट का मटेरियल होता है। बैथोलिथ्स आर दी कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। ये क्या है? मैग्मा चैम्बर का ठंडा पॉट वाला जो इलाका है वो क्या है? आपका बैथोलिथ है। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी रॉक एक साथ सॉलिडिफाई हो, ऐसा हो सकता है बस इतना एरिया सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि आप देखो ना अभी यहाँ पे वॉल्केनो बन रहा है, तो हो सकता है ये अभी भी गर्म है पर ये ठंडा हो गया है, तो इसको बैथोलिथ बोलेंगे और इसको हम मैग्मा चैम्बर बोलेंगे। ओके। लैकोलिथ, ये लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव, डोम शेप इंट्रूसिव यानी कि अंदर बनने वाली बॉडीज हैं। ये एक पाइप लाइक कंडक्ट से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। वॉल्केनिक डोम्स और कंपोजिट डोम्स, जो कंपोजिट डोम्स हैं उसकी जैसी, कंपोजिट वॉल्केनोज की जैसी, उसकी कंपोजिट जो आपकी कंपोजिट वॉल्केनो होता है उसकी बेस की जैसी दिखती हैं, कभी कभार डीपर डेप्थ में होती हैं। ये लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा भी कभी कभार हो सकता है। लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा यानी कि हो सकता है अगर ये जब तक जमा हुआ नहीं है, ठंडा है, तो क्या होगा, यहाँ से पाइप आगे कनेक्ट हो जाती है और फिर आपका यहाँ से लावा बन जाता है, जिसको हम लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ लावा भी कह सकते हैं। जो कर्नाटका की डोमल हिल्स हैं ग्रेनाइट रॉक्स की बनी है, इसी की वजह से हैं। ये बाहर क्यों आई है? एक्सफॉइलेशन व्हाट इज एक्सफॉइलेशन? आप क्या करते हो? आप एक्सफॉइलेटर्स होते हैं आपके स्किन में, स्क्रब्स यूज़ करें आपने, अगर नहीं करें तो स्क्रब्स को एक्सफॉइलेटर्स बोलते हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर की जो डेड लेयर होती है उसको हटा देते हैं और आपकी फ्रेश लेयर बाहर आती है।
उसी तरीके से ज़मीन पर जब एक्सफोलिएशन होता है तो उससे जो ऊपर की लेयर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और ये लेयर ऊपर आपकी आने लगती है। फिर नेक्स्ट है आपका लैपोलिथ। एज एंड व्हेन जो लावा है अपवर्ड, देखो ना, ऊपर मूव करता है, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इधर उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। वीक प्लेन के कारण कमज़ोर, यहाँ पे कमज़ोर होगा, बताया ना, यहाँ पे जो जगह होगी, पत्थर होंगे, वो कमज़ोर होंगे, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टली इधर उधर फैल गया। सेम विद द फैकुलिथ। सो सॉसर क्या होती है? प्लेट। सॉसर की शेप, प्लेट लग रही है ना, यहाँ पे खाने को रख सकते हो आप, तो सॉसर शेप में बन जाते हैं। अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस। कभी कभार ये तो गया आपका लैपोलिथ। कभी कभार वेवी मास में सिंक्लाइन के नीचे बेस में और एंटीक्लाइन के ऊपर, एंड टॉप ऑफ एंटीक्लाइन बेस ऑफ सिंक्लाइन में जब ये जम जाते हैं, इसको हम मैग्मा चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? फैकोलिथ्स बोलते हैं। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज, इन हॉरिजॉन्टल बॉडीज को ऑफ द इंट्रूसिव रॉक्स, इनको हम सिल या शीट, जैसे मैंने इसका नाम सिल बताया था, आप इसको शीट भी बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी थिकनेस। अगर बहुत पतली होती है तो हम उसको शीट बोल देते हैं। मान लो अगर इसको पतली बना देते हैं थोड़ा सा, ये है, इसको हमने शीट बना दिया। और अगर बहुत थिक हो जाती है इस तरह से तो उसको हम क्या बना देते हैं? सिल बोलते हैं। थिनर होगी तो शीट, थिकर होगी तो सिल। When the lava makes its way through the cracks and fissures, जब लावा क्रैक्स और फिशर्स यानी कि क्रैक्स और उसमें से निकल के हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलरली खड़ा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है ग्राउंड पे, इट्स गेट कूल्ड इन द सेम पोजिशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। एक देखो ना, ये सीधा वॉल खड़ा हो गया, इसको हम वॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। These are most commonly found in the western महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एरिया में आपको ये काफ़ी मिल जाएंगे। और डेक्कन ट्रैप्स के बनने में ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, नहीं आई हैं तो प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो एंड आप दोबारा से देख सकते हैं। तो वही ऊपर आके ये कंपोजिट वॉल्केनो बना, ये शील्ड वॉल्केनो बना, ये कैल्डेरा वॉल्केनो बना, और ये आपका फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बना। अब यहाँ पे पानी दिखाने का नहीं है, पानी के बीच में जो बनता है उसको हम मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। सो थैंक यू। थोड़ा सा वीडियो आज का बड़ा हो गया, बट विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द अनदर चैप्टर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक केयर. गुड बाय. Hit the like button, do subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions. Bye bye.